Hello student, today I starts the next parts of the chapter second history trade to territory। कल मैंने आपको जहाँ समाप्त किया था उसके आगे का टॉपिक है आपका द कार्नेटिक वार्स। द कार्नेटिक वार्स फॉट बिटवीन 1746 एंड 1763। किसके बीच, कितने समय के बीच में लड़ा गया? 1746 और 63 के बीच में। द मैनिफेस्टेड द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड EIC। मीन्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मिलिट्री पावर और डिप्लोमेटिक मतलब जो उनकी राजनीतिक नीति थी उसके के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुए। द कोस्टल कार्नेटिक रीजन। कार्नेटिक एक क्षेत्र है साउथ में जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये मिला करके तटीय क्षेत्र। द डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद पर डिपेंड मतलब एक करने के लिए बिकम द बैटल ग्राउंड ऑफ दिस स्ट्रगल। क्या हुआ ये? इस स्ट्रगल, इस संघर्ष का बैटल ग्राउंड मिला। डिपेंडेंसी मीन्स अ टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय अनदर मोर पावरफुल टेरिटरी। मीन्स ऐसी टेरिटरी जो कंट्रोल्ड हो किसी दूसरे शक्तिशाली टेरिटरी के द्वारा। द फर्स्ट कार्नेटिक वार हैड इट्स ओरिजिन इन यूरोप। कहाँ शुरू हुआ इसकी उत्पत्ति? वर्जिन। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन ये आपसी उस समय एक दूसरे के इनमी थे। जब वहाँ पे युद्ध शुरू होता था तो यहाँ पे इन कंपनियों के बीच में शुरू हो जाता था। When a war broke out in 1742 between England and France, इन दोनों के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ, when the British supported by the नवाब ऑफ कार्नेटिक, चूँकि एक ग्रुप का सपोर्ट यहाँ इंडिया में ब्रिटिश EIC कर रहा था और दूसरे ग्रुप का सपोर्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो नवाब ऑफ हैदराबाद इसका सपोर्ट ब्रिटिश लोग कर रहे थे। एंड कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप। द फ्रेंच कैप्चर्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो EIC जो कि नवाब ऑफ कार्नेटिक का सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने कुछ फ्रेंच की जहाज़ों को कैप्चर कर लिया और इसके फलस्वरूप फ्रेंच ने फोर्ट सेंट जॉर्ज जो EIC का किला था वहाँ पे हैदराबाद में उस पर कब्जा कर लिया। द सेकेंड कार्नेटिक वार with the death of the ruler of Carnatic and हैदराबाद, उसी दौरान उधर कार्नेटिक के रूल की डेथ हो गई, इधर हैदराबाद के नवाब की डेथ हो गई। अब क्या हो गया? गद्दी के लिए वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। दोनों में जो है कौन गद्दी पर बैठेगा उनके उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइड विद अपोजिट ग्रुप। अब यहाँ पे EIC और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपोजिट ग्रुप का साथ दिया। इन द कार्नेटिक द टू कंटेंडर्स वर चांदा साहब सपोर्टेड बाय द फ्रेंच एंड मोहम्मद अली सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश। एक ग्रुप का सपोर्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी जो चांदा साहब के सपोर्ट कर रहे थे और दूसरा मोहम्मद अली का सपोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। इन हैदराबाद द ब्रिटिश सपोर्टेड नासिर जंग वाइल द फ्रेंच साइड विद मुजफ्फर जंग। तो यहाँ हैदराबाद में दो लोग आपसी लड़ रहे थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, और एक का सपोर्ट ब्रिटिश ने किया और दूसरे का सपोर्ट फ्रेंच ने किया। Initially in 1749 the French succeeded in placing their supporters in both of these kingdoms। 1749 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो गई अपने दोनों रूलरों को गद्दी पर बैठाने में, एक इधर नवाब और दूसरा उधर कार्नेटिक में चांदा साहब को। तो इधर नासिर अली, उधर चांदा साहब। In 1751, however, the British troop under Robert Clive captured Arcot। उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो कि इनका कमांडर था
उसके नेतृत्व में ऑरकॉट जो तमिलनाडु में है कैप्चर कर लिया। क्लाइस सक्सेस लेड टू एडिशनल विक्ट्रीज फॉर द ब्रिटिश एंड दियर एलाइज, और इस तरह से उसको सफलता मिली। द सेकेंड कार्नेटिक वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पॉन्चेरी, और जबकि यहाँ पे द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल इन 1748 एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वार। फ्रेंच गॉट द लुइसबर्ग रीन इन नॉर्थ अमेरिका, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में ट्रीटी हुई, तो यहाँ कंपनियों के बीच में भी ट्रीटी हुई। फ्रेंच को लुइसबर्ग रीजन नॉर्थ अमेरिका मिल गया, जबकि इंग्लिश गॉट बैक मद्रास। उसके फलस्वरूप यहाँ पे जो उन्होंने फोर्ट पर कब्जा किया था वो पुनः इंग्लिश को मिल गया। और जबकि सेकंड में साइन इन 1754 ट्रीटी ऑफ पांचेरी, पांचेरी की संधि हुई। एज पर द ट्रीटी फ्रेंच हैड टू रिटर्न ऑल टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय देम, फ्रेंच ने जितने टेरिटरीज पर कब्जा किया था, जितने क्षेत्र पर कब्जा किया था, सब वापस करना पड़ा। द थर्ड कार्नेटिक वार, द आउटब्रेक ऑफ द 7 ईयर वार 1756 to 63, 7 साल तक ये चला। इन यूरोप रिजल्टेड इन ruined कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया, यूरोप में पुनः जो है कन्फ्लिक्ट हो गया, किसके बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। लीडिंग टू द थर्ड कार्नेटिक वार, और इसका कारण बना थर्ड कार्नेटिक वार। द ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंदननगर, नाउ चंदन नगर इन 1757। द ब्रिटिश कमांडर आयरी कोटी द डिसिबली डिफीटेड, धोखे से धोखा दिया एक तरह से, जो ब्रिटिश कमांडर था उसने फ्रेंच अंडर कॉमटी डी लैली एट द बैटल ऑफ वैंडी वास इन 1760, वैंडी वास के युद्ध में। अब इस तरह से थर्ड कार्नेटिक वार का एंड हुआ किसके ट्रीटी के साथ, ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में जो है 1763 में संधि हुई। एज पर द टर्म ऑफ दिस ट्रीटी, और इस संधि के तहत चंदननगर एंड पॉन्चेरी वर रिटर्न टू फ्रांस, फ्रांस को वापस मिल गए। एंड फ्रेंच वर अलाउड टू हैव फैक्ट्रीज इन इंडिया, जबकि फ्रेंच को इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करने की अनुमति मिली। बट दे वेयर स्टॉप्ड फ्राम फोर्टिफाइंग देम, जबकि उनको किला बनाने से रोका गया कि आप ये किला बंदी नहीं कर सकते हैं। द फ्रेंच एग्रीड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन इंडिया, और इस तरह से फ्रेंच ने ब्रिटिश प्रोटेक्शन को स्वीकार किया। ब्रिटिश इतना मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स और उसमें इतना साथिर थे कि जब वो हारते थे या जहाँ पे तुरंत ट्रीटी करते थे, और इसमें फ्रेंच का नुकसान ही होता गया। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अब किस तरह से ब्रिटिश ने बंगाल पर कब्जा किया और उसी के साथ इंडिया पर धीरे धीरे पूरे तरह से ब्रिटिश का कब्जा होता चला गया। बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य तक द मुगल एम्पायर disintegrated into numerous independent kingdom. After the death of औरंगजेब, लेटर मुगल, क्लास 7th में आपको पढ़ाया गया, जो लेटर मुगल थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते गए, उनमें आपसी युद्ध होते रहते थे, वीक सक्सेशन, और उसी बीच में जो पावरफुल प्रोविंसेस थे उसके नवाब अपने आप को इंडिपेंडेंट करते चले गए, स्वतंत्र करते चले गए। दीज किंगडम वर ब्लाइंडेड बाई द अपॉर्चुनिटी and tended to promote their own interest. More importantly, their internal conflict encouraged, धीरे धीरे जो है उनके आंतरिक कलह जो है बढ़ता गया, उनको प्रोत्साहन मिला द यूरोपियन कॉलोनियल पावर। इससे मतलब आप मुगलों के आपसी कलह से अंग्रेज़ों को या यूरोपियन पावर को उससे फ़ायदा मिला, उसका लाभ उन्होंने लिया और धीरे धीरे इंडिया में अपनी टेरिटरी स्थापित कर लिया। फर्स्ट ऑफ बंगाल, बंगाल वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे धनी जो है प्रोविंस था। रिसोर्स के मामले में EIC हैड बीन अलाउड ड्यूटी फ्री ट्रेड, मतलब EIC को ड्यूटी फ्री मीन्स कर मुक्त व्यापार करने का अनुमति मिल गई मुगल एम्पायर इन 1717। फारूक सियार उस समय था। द राइट वाज ग्रॉसली, एक तो सबसे पहले जहांगीर के मिला था, दूसरा फारूक सियार। मिसयूज बाय कंपनी, जिसका कंपनी ने मिसयूज किया।
ऑफिशियल हु ट्रेड प्राइवेटली विदाउट पेइंग ड्यूटी, बिना किसी कर के बिना किसी टैक्स के जो ट्रेड करते थे, कंपनी मेड ह्यूज प्रॉफिट, काफ़ी फ़ायदा कमाया, बाइंग चीप गुड्स, सस्ते सामान खरीद करके और उसको हाई रेट पर बेच करके, देयर बाई इलिमिनेटिंग कंपटीटर्स, अपने जो कंपटीटर्स थे उनको समाप्त करते हुए, द स्टेट अंडर नवाब अली वर्दी खान, किसके अंदर में, अली वर्दी खान उसमें नवाब था, फेस्ड ह्यूज रेवेन्यू लॉसेस, और उसको बहुत राजस्व का घाटा उठाना पड़ा। व्हेन द लास्ट पावरफुल नवाब ऑफ बंगाल, जब बंगाल का अंतिम शक्तिशाली नवाब अली वर्दी खान वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन, अपने पोते के द्वारा मतलब सक्सीड हुआ, उसका उत्तराधिकारी जो बना सिराजुद्दौला, ब्रिटिश बिगन टू 45 फोर्ट्स विलियम कलकत्ता, ब्रिटिश ने फोर्ट विलियम मतलब किला बनाना शुरू कर दिया कलकत्ता में। सिराजुद्दौला आज द ब्रिटिश टू इमीडिएटली स्टॉप, सिराजुद्दौला ने उसको रोकने का प्रयास किया और उसके लिए रेवेन्यू की मांग की। ही वांटेड टू चेक द ग्रॉस मिसयूज ऑफ फ्री पासेस और डेस्टॉक्स दैट इम्पोर्टेड कंपनीज गुड्स फ्रॉम टैक्सेस, वो चेक करना चाहता था, मतलब इस मिसयूज को रोकना चाहता था और जिससे कंपनी को टैक्स मिलता था। ही रिफ्यूज टू गिव फर्दर ट्रेड कंसेशन, उसने जो व्यापारिक छूट थी उस पर भी कंसेशन देना मना कर दिया, प्रिविलेज सुविधाएं थी EIC को देने से मना कर दिया, और जिसके वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और फिर बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला मार्च विद एन आर्मी 30,000 सोल्जर्स एंड लेट साइन टू कलकत्ता, 30,000 सिपाहियों को लेकर के कलकत्ता की तरफ बढ़ा। ही कैप्चर्ड द कंपनीज ऑफिशियल, उसने क्या किया, कंपनी ऑफिशियल को कैप्चर कर लिया, अधिकारियों कर्मचारियों को, डिसआर्म्ड इट्स सोल्जर्स एंड ब्लॉक्ड इट्स शिप। देन ही प्लेस्ड कलकत्ता अंडर द चार्ज ऑफ मानिक चंद एंड रिटर्न टू मुर्शिदाबाद। उस समय कलकत्ता वहाँ बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, उसने मानिक चंद के नेतृत्व में लीडरशिप में वहाँ का दे करके मुर्शिदाबाद लौट गया। नेक्स्ट द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया मद्रास प्रेसिडेंसी से कलकत्ता को रिकैप्चर करने के लिए। ही कंस्पायर्ड विद मीर जाफर, उन्हें मीर जाफर को मिला लिया अपनी तरफ। कमांडर इन चीफ जो कि सेनापति था सिराजुद्दौला का और उसका दामाद भी था। EIC ऑफिशियल मैनेज टू विन ओवर इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ सिराजुद्दौला, उसने EIC ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल वर्कर थे, उनके दरबारी थे, उनको अपनी तरफ मिलाया। जैसे जगत सेठ जो बैंकर जो धन देता था, ओमी चंद रिच मर्चेंट विद दियर सपोर्ट द ब्रिटिश फोर्स डिफीटेड नवाब इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757। इस तरह से इन सब की मदद से नवाब की हार मतलब अंग्रेज़ों ने नवाब को हराया बैटल ऑफ प्लासी में। द फॉलोइंग वर द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी के निम्न रिजल्ट हुए। सिराजुद्दौला वाज कैप्चर एंड किल्ड एज द EIC ऑफिशियल हैड प्रॉमिस्ड, जैसे उनने वादा किया था। मीर जाफर बिकेम द सपोर्ट पपेट नवाब ऑफ बंगाल, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें गद्दी पर बैठाएंगे, तो पपेट मतलब होता है कठपुतली, तो अब नवाब का बंगाल जो है अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली हो गया। ही ग्रांटेड देम जमींदारी ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स, अर्थात 24 परगनाओं का जमींदारी वसूलने का परमिशन मिल गया अंग्रेज़ों को, EIC को। ऑल द फ्रेंच सेटलमेंट इन बंगाल वेयर आल्सो सरेंडर्ड इनटू इंग्लिश, जितने फ्रेंच सेटलमेंट थे वो भी सरेंडर कर गए। द रिच रिसोर्सेस ऑफ बंगाल मेड देम फाइनेंशियली स्टेबल टू फर्दर दियर पॉलिटिकल डिजाइन। अब चूँकि बताया गया पहले ही कि धनी सबसे धनी स्टेट था वो, जिससे अंग्रेज़ों के पॉलिटिकल डिजाइन करने में इसके रिसोर्स काफ़ी मददगार हुए। नेक्स्ट पॉइंट, विद दिस विक्ट्री EIC एक्सरसाइज रियल पावर इन बंगाल। अब इस तरह से इस विजय के साथ अंग्रेज़ों का मतलब EIC का बंगाल में पूरी तरह से वास्तविक पावर हो गया। दे मोनोपोलिस ट्रेड, पूरा एक अधिकार व्यापार पे हो गया। आउटस्टेड द फ्रेंच एंड डच, और फ्रेंच और डच को वहाँ से भगा दिया।
द कंपनी कंटिन्यू टू मेक हैवी मॉनेटरी डिमांड। कंपनी लगातार जो है भारी फंड की मांग करती रही। नवाब मीर जाफर वाज अनेबल टू मीट, जिसको मीर जाफर देने में अनेबल हुआ, असमर्थ हुआ। अंत में उसने मना कर दिया ग्रांट मोर ट्रेड। इंग्लिश डिपोज्ड हिम इन प्लेस, ही इंस्टॉल्ड हिज सन इन लॉ मीर कासिम। अंग्रेजों ने उसको गद्दी से उतार दिया और उसके जगह पे उसके दामाद को मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। नेक्स्ट एक पॉलिसी थी अंग्रेजों की कि एक दूसरे को ऐसे लड़ाते रहिए और मिलाते रहिए। द बैटल ऑफ बक्सर, आप मेन डेट्स एंड मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करते रहिएगा। मीर कासिम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल सून रियलाइज दैट ही वाज डिपेंडेंट ऑन द EIC। जो कि नवाब का बंगाल था मीर कासिम, उसने भी शीघ्र ही रियलाइज कर लिया कि हम तो इनके गुलाम हो गए, इनके अधीन हैं। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट हिज पावर टू फ्री हिमसेल्फ। उसने अपने पावर को बढ़ाने के लिए, उनसे स्वतंत्र होने के लिए प्रयास किया। क्या किया उसने? ही डिसमिस्ड ऑल द मीर जाफर्स, मीर जाफर ऑफिशियल हु वर क्लोज टू द कंपनी। उसने मीर जाफर के समय में जो कर्मचारी थे, जो कंपनी के क्लोज थे, वफादार थे, उनको हटा दिया। ही इन्वाइटेड यूरोपियन मशीनरीज टू ट्रेन हिज सोल्जर। अपने सिपाहियों को, यूरोपियन लोगों को बुलाया ट्रेन करने के लिए, युद्ध के लिए। ही एबोलिश टैक्सेस ऑन इंटरनल ट्रेड। आंतरिक व्यापार में उसने जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इंग्लिश एंड द इंडियंस, दोनों को बराबर का मौका मिला। चल रहा है ना वीडियो? यस। द ब्रिटिश वर सरप्राइज एज वेल एज अलर्ट। और इससे ब्रिटिश बड़े चकित थे कि ये जो मेजर उसने किया था। बाई दीज मूव देयरफॉर दे डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ मीर कासिम। और इस तरह से वो भी मीर कासिम से छुटकारा पाना चाहते थे। ही वॉज डिफीटेड बाई द ब्रिटिश एंड फोर्स टू फ्ली टू अवध। ब्रिटिश द्वारा वो हारा और अवध की तरफ भागा। ही फॉर्म अलायंस, एक गठबंधन बनाया। उस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला, द नवाब अवध, और मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड मिल करके ये सेनाएं बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के मैदान में 1764 में एक दोनों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? उसमें भी इन अलायंस की हार हुई। मीर कासिम एंड हिज अलाइज नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम वर डिफीटेड एंड EIC बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। मीर कासिम वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम बंगाल, वहाँ से भागा। एंड मीर जाफर वाज री इंस्टॉल, पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया गया। इस तरह से ट्रीटी हुई इलाहाबाद की 1765, शुजाउद्दौला साइन। अब देखिए अवध को नुकसान उठाना पड़ा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद EIC द मुगल एम्परर ग्रांटेड दीवानी राइट्स। अब बंगाल के साथ साथ अवध क्षेत्र में भी उनको दीवानी राइट्स मिल गई रेवेन्यू वसूलने का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा टू कंपनी। ही रिटर्न, ही वाज गिवन एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 लाख। अब इस तरह से जो संधि हुई 26 लाख एनुअल देना पड़ता था किसको? शुजाउद्दौला और शाह आलम। द नवाब ऑफ अवध टू पे अवार indemnity of 50 lakh, but his kingdom was restored to him as a British protectorate. नवाब अवध टू पे अवार, इमीडिएटली उसको युद्ध का जो पे भरपाई करना पड़ा 50 लाख, लेकिन फिर भी उसके अब क्षेत्र में भी जो है ब्रिटिश प्रोटेक्टेड के रूप में करना पड़ा। मतलब वहाँ पर भी उसने ब्रिटिश लोगों ने अपने लोगों को नियुक्त कर दिया। The Diwani allowed the company to use the revenue resources of Bengal to purchase cotton and silk. किसमें यूज करते थे? कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल। मेंटेन कंपनी ट्रूप, सैनिक को मेंटेन करने में। मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंपनीज, फोर्स एंड ऑफिस एट कलकत्ता। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में रेवेन्यू का वो लोग खर्च करते थे। बैटल ऑफ बक्सर क्लियरली डिस्प्लेड द सुपीरियर मिलिट्री पावर ऑफ इंग्लिश। और ये युद्ध जो है बताता है कि उनकी मिलिट्री पावर कितनी सुपीरियर थी। Dual administration, Robert Clive introduced the system of dual government or diarchy in Bengal. Dual मतलब दोहरा, दो शासन व्यवस्था, दोहरी शासन प्रणाली। एक तो उधर मीर जाफर और दूसरा इधर ब्रिटिश।
Nawab had power to military and criminal jurisdiction while the company exercised control over. नवाब को क्या था पावर? मिलिट्री और क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन, अपने क्षेत्र में होने वाले क्रिमिनल अपराधों को नियंत्रण करना, जबकि कंपनी के पास सभी रेवेन्यू को वसूलने का अधिकार था. कंपनी हैड ऑल पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंपनी के पास सारे शक्तियाँ थी लेकिन उसकी कोई उत्तरदायित्व नहीं थी, जबकि नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट कोई पावर नहीं था. अंडर दिस सिस्टम बंगाल सफर्ड ट्रेमेंडसली. फाइनली वारेन हेस्टिंग्स, और अंत में वारेन हेस्टिंग्स एंडेड द डुअल, जो कि गवर्नर जनरल बने पहले, उन्होंने डुअल सिस्टम को समाप्त किया 1772 में. ब्रॉड बंगाल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी, और इस तरह से बंगाल जो है कंपनी के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया. कंपनी का प्रशासनिक व्यवस्था कंपनी के हाथ में आ गई. अब एक्सपेंसेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर का कैसे एक्सपेंसेशन हुआ, कैसे उसका विस्तार हुआ. हैविंग अचीव्ड कंट्रोल ओवर बंगाल, EIC एम्बॉर्ड अपॉन अ पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन इंडिया थ्रू वार्स एंड अलायंस. किसके थ्रू? युद्ध और गठबंधन, मतलब ट्रीटी करके. अब नंबर 1 एनेक्सेशन थ्रू सब्सिडरी अलायंस. सबसे पहले कौन सा हुआ? जो एनेक्सेशन मतलब कब्जा था, किसके थ्रू? सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मार्क्यूस वेलेज़ली, जिसको हम साथ में वेलेज़ली कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय था, फ्रॉम 1798 to 1805. इट्स पर्पज वाज टू गेन कंट्रोल ओवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ इंडिया विदाउट डायरेक्ट वार, बिना डायरेक्ट युद्ध के, स्पेंडिंग मनी और मेंटेनिंग ट्रूप, कैसे? पैसा खर्च करके और अपनी सैन्य शक्ति को मेंटेन करके. अब इसका मेन सिद्धांत क्या था? द इंडियन रूलर एक्सेप्टिंग सब्सिडी अलायंस. भारतीय राजाओं ने स्वीकार करना शुरू कर दिया इस सब्सिडी अलायंस को. डिसबैंड दियर आर्मी, उन लोगों ने अपनी आर्मी को बैंड कर दिया. की ब्रिटिश फोर्सेस, और उसकी जगह पर ब्रिटिश फोर्स को रखना शुरू कर दिया. दे पेड फॉर द मेंटेन, और इसके लिए वो पैसा पेड करते थे उनके मेंटेनेंस के लिए, और उसके बदले में वो प्रोटेक्शन उनको देते थे, यानी डेंजर, इंटरनल डेंजर. इन केस द इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट, और जब इंडियन रूलर्स पैसा देने में असमर्थ हो जाते थे तो होल या पार्ट्स ऑफ दियर टेरिटरी वाज सीडेड बाय ब्रिटिश एज अ पेनाल्टी. तो पूरा या उसका कुछ हिस्सा ब्रिटिश के द्वारा पेनाल्टी के रूप में सीड कर दिया जाता था. सीड मतलब अपने अधीन. द इंडियन रूलर्स वर आल्सो फोर्स टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल और रेजिडेंट. क्या करते थे ये? ब्रिटिश ऑफिशियल या रेजिडेंट के रूप में एक प्रतिनिधि जो है उनके शासन, उनके राज्य में, उनके कोर्ट में बैठेगा. दे हैड टू एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरनर्स फ्रॉम दियर स्टेट. जितने नॉन इंग्लिश फॉरनर हैं, अदर विदेशी को निकाल दिया जाए. बिसाइड द रूलर हैड टू सरेंडर कंट्रोल टू फॉरेन अफेयर्स टू द ब्रिटिश एंड एग्री. मतलब इसके अतिरिक्त रूलर हैड टू सरेंडर कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स, मतलब विदेशी मामलों में भी उन्होंने सरेंडर कर दिया. सब कुछ डिसीजन लेने का अधिकार किसके हाथ में हो गया? EIC. अब एडवांटेज इसका क्या फ़ायदा मिला ब्रिटिश को? ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टेट द कंपनी कुड मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. क्या हुआ कि कंपनी को एक लार्ज आर्मी खड़ा करने में मदद मिला, जिसका खर्च कौन देता था? इंडियन प्रिंसेस. अब जब इंडियन प्रिंसेस के पास अपनी आर्मी नहीं है तो वैसे ही वो हार गए, समझ लीजिए. इट गेव द कंपनी अ चांस टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरीज. इससे अपने टेरिटरी को बढ़ाने का मौका मिला कंपनी को. बिकॉज द ब्रिटिश हैड गैदर्ड इन्फ्लुएंस एंड पावर. सारी शक्ति उनके हाथ में थी. अब इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ? इंडियन रूलर पर इसका क्या बुरा असर पड़ा? The Indian rulers were deprived of opportunities to join hand against the company. अब कंपनी के विरुद्ध हाथ, दूसरों से हाथ मिलाने में वो आयोग मतलब वंचित रह गए. They lost their right decision making. निर्णय लेने का राइट खो दिया. Face interference of the British resident in their everyday affair. अब प्रत्येक दिन जो उनकी
दैनिकचर्या होती थी, कोर्ट कार्रवाई होती थी, उसमें जो इंटरफेरेंस था ब्रिटिश अधिकारी का, उससे भी वो गुप्त कोई मीटिंग नहीं कर सकते थे। इंडियन रूलर लास्ट दियर एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस तरह से वो अपनी प्रशासनिक और वित्तीय आज़ादी पूरी तरह से खो दिए। तो टुडे इज़ इनफ, दिस इज द स्टॉप माई वीडियो। अब थर्ड एंड लास्ट लेक्चर to I provide will tomorrow. I hope that you will read this video explanation of this chapter, understand, make notes clearly. Thanks.